नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। ये पेपर कार्यशाला गणना एवं विज्ञान का है, 3rd सेमेस्टर का है। 2 साल की जो आईटीआई होती है, लगभग सभी ट्रेड्स का ये पेपर है। सेम ही पेपर आता है सब में। 3rd सेमेस्टर का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का है। जो स्टूडेंट टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो दिए गए पेपर प्रश्न जो है वो लगभग इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड है, इसलिए जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। और जो अभी रिसेंटली 3rd सेमेस्टर का कार्यशाला गणना एवं विज्ञान का पेपर देने वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करेंगे प्रश्नों से। प्रश्न संख्या 1 पूछी गई थी आपसे कि वह संख्या जो 2 से विभाजन हो जाए वह क्या जानी जाती है, उसे क्या कहते हैं। यानी संख्या है जिसमें 2 का भाग जाता हो पूरा, तो हम सब जानते हैं कि ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। आपको 2 ऑप्शन दिए गए थे इस प्रश्न में, एक है विषम संख्या और दूसरा है सम संख्या। तो हम इस प्रकार की संख्या को सम संख्या कहते हैं। यानी एक होता है ओड और दूसरा होता है इवन। तो जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम संख्या कहलाती है, और जिसमें 2 का भाग चला जाता है वो सम संख्या होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का मात्रक नहीं है। यानी कौन सी एक ऐसी राशि आपको दी गई है, कौन सी एक ऐसी यूनिट दी गई है जिसका वैद्युतिक परिपथ से संबंध नहीं है। तो सबसे पहला है वोल्टेज, ये वैद्युतिक सर्किट का ही है। दूसरा है विद्युत धारा, तो ये भी होता है। तीसरा ऑप्शन है दूरी, तो हम सब जानते हैं कि दूरी का वैद्युतिक सर्किट से रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो हमें चौथा ऑप्शन दिया गया था पावर का, तो ये भी तो इसी का ही था। यानी पावर, करंट, वोल्टेज 3 ऑप्शन वैद्युतिक मात्रक है, जबकि दूरी जो है वो नहीं थी। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओम के नियमानुसार, यानी आपको 4 फॉर्मूले दिए गए ऑप्शन में, और कौन सा ओम के नियमानुसार सही है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया V = I/R, और ये ओम के नियम को सही संकेत कर रहा है या सही पालन कर रहा है। सेकंड ऑप्शन दिया कि I = R/V, गलत हो गया क्योंकि V/R होता है। ठीक इसी तरह से 3rd और 4th ऑप्शन दिए गए। तो जो तीसरा ऑप्शन है ये है आपका कि V = I/R, जबकि V = I/R होता है, तो ये भी गलत हो गया। और डी ऑप्शन है कि P = V/I। तो ये फॉर्मूला तो सही है, लेकिन ये ओम का नियम का नहीं है। डीसी परिपथ में शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है। ओम का नियम V, I और R के बीच ही संबंध दर्शाता है। हम सब जानते हैं कि ओम का नियम ये कहता है कि जब परिपथ बंद हो तो किसी भी परिपथ में उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। या फिर दूसरी भाषा में ये कहें कि ओम का नियम ये कहता है कि किसी बंद परिपथ में धारा और वोल्टेज का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। यानी करंट और वोल्टेज का जो अनुपात होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी वेरिएशन नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि धारा को मापा जाता है, यानी करंट की इकाई पूछी गई थी एक तरह से। तो हम सब जानते हैं धारा की इकाई एम्पियर होती है, और ये अपन को इस प्रश्न के डी ऑप्शन में दिया गया था। वैसे सभी इकाइयाँ आपको एक बार रिपीट करवा देते हैं। ए ऑप्शन में दिया गया था वाट, तो हम सब जानते हैं कि ये पावर की यूनिट है, यानी शक्ति की। दूसरा दिया था वोल्टेज, तो ये विद्युत वाहक बल, वोल्ट दिया था, ये विद्युत वाहक बल या वोल्टेज की या विभवांतर की इकाई है। और नेक्स्ट सी ऑप्शन दिया गया था हेनरी, तो ये इंडक्टेंस की यानी प्रेरकत्व की इकाई है। नेक्स्ट दिया एम्पियर, और ये विद्युत धारा की इकाई है। तो चारों यूनिट हो गई। अगला प्रश्न है कि चोटी से चोटी मान होता है। आपको रिपीट करवा दे दोबारा, अपनी भाषा में अपन इसको कह रहे हैं कि शिखर से शिखर मान। आपसे पीक टू पीक वैल्यू की परिभाषा पूछी गई थी, यानी ये पूछा गया है कि शिखर से शिखर मान जो होता है वो क्या है, कौन सी परिभाषा उसकी है। तो शिखर मान के लिए आपको मैं बता दूं, शिखर का मतलब होता है उच्चतम या अधिकतम। यानी एसी में हम अधिकतम से अधिकतम मान की बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि साइन वेव जो होती है वो 0 से लेकर अधिकतम तक जाती है, फिर वापस 0 हो जाती है, फिर उसकी दिशा बदल जाती है। यानी एक साइन वेव जो होती है वो एक बार पॉजिटिव साइड में अधिकतम मान पर जाती है और एक बार नेगेटिव साइड में अधिकतम मान पर जाती है। तो किसी भी दिशा में, यानी 0 से लेकर पॉजिटिव दिशा में, ये जो आपको दिखाया गया है ये इसका धनात्मक शिखर मान है। ठीक इसी प्रकार 0 से लेकर इधर जो आया तो ये इसका ऋणात्मक शिखर मान है, यानी पॉजिटिव पीक वैल्यू, नेगेटिव पीक वैल्यू। तो इस पॉजिटिव से लेकर इस नेगेटिव तक, यहाँ तक की जो संख्या है या मान जो होगा वो पीक टू पीक वैल्यू कहलाता है। दोबारा रिपीट करवा देते हैं क्या कि एक जो धनात्मक दिशा में वहाँ से लेकर ऋणात्मक दिशा में जो अधिकतम मान था वो आपका पीक टू पीक कहलाता है। यानी किसी भी दिशा में जो धनात्मक मान अधिकतम था उसका अगर 2 से गुणा करें तो वो आपका शिखर मान के बराबर होता है। तो इसका अपने सी ऑप्शन हो जाएगा कि ऋणात्मक और धनात्मक अर्धचक्र का अधिकतम मान जो होगा वो किसी एक चक्र का दिया गया था तो वो नहीं कर पाएंगे। प्रश्न सरल सही है। अगला प्रश्न था कि एक श्रृंखला परिपथ में, यानी सीरीज सर्किट है जिसमें 10 ओम, 10 ओम और 20 ओम के
3 प्रतिरोध मिलकर बने होते हैं तो सर्किट का कुल प्रतिरोध कितना होगा। सिंपल सा प्रश्न है, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है तो सभी प्रतिरोधकों को हम जोड़ देंगे, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, 10 और 10 20 और 20 40। बी ऑप्शन हो जाएगा कि कुल प्रतिरोध 40 ओम होगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। तो वैद्युतिक ऊर्जा जो होती है ये हमारे वैसे तो किलोवाट घंटा में होती है, kWh में अपन इसको मापते हैं, यानी ये वैसे ऊर्जा की जो इकाई है वो जूल भी होती है, और जूल ना लिखें तो हम इसको वाट सेकंड में भी लिख सकते हैं, और जब टाइम और पावर दोनों ही अधिक हो तो वाट की जगह किलोवाट और समय को अपन घंटे में लिख सकते हैं। तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, क्योंकि वैद्युतिक ऊर्जा जो होती है वो होती है कार्य इंटू समय, यानी आपने कितना काम किया और समय लिया, यानी ये V इंटू आई इंटू टी के इक्वल होती है। तो VI को अपन वाट से दर्शा सकते हैं और टाइम को अपन सेकंड से दर्शा सकते हैं, यानी ऊर्जा वाट सेकंड में होती है, लेकिन वाट अधिक हो जाए तो किलोवाट में और समय अधिक हो जाए तो उसको घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो गया किलोवाट घंटे। फिर भी दी गई इकाइयाँ दोबारा रिपीट करवा देते हैं। किलोवाट इकाई दी गई थी, ये वास्तविक शक्ति की है। सी ऑप्शन में दिया गया था किलो वोल्ट, तो ये वोल्टेज की इकाई है। डी ऑप्शन में दिया गया था kVAR, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ये प्रतिघाती शक्ति की इकाई होती है। अगला प्रश्न है कि भारत में एसी सप्लाई की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है 50 हर्ट्ज होती है, चाहे वो सिंगल फेज की एसी हो या 3 फेज की एसी हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब, आवृत्ति का मतलब होता है कि 1 सेकंड में सप्लाई कितने चक्कर काटती है। 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ये हर्ट्ज या चक्कर प्रति सेकंड में हो सकती है। तो ये प्रश्न आपसे अगर डीसी के बारे में पूछा जाता तो इसका ए उत्तर हो जाता कि फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होगी, और ये एसी के लिए पूछा गया है तो इसका उत्तर 50 हर्ट्ज होगा। 2 ही तरीके के प्रश्न इसमें बनते हैं, बाकी दिए गए ऑप्शन थे वो इसी तरीके के थे। वैसे फ्रीक्वेंसी 3 कारकों पर निर्भर करती है, आपको एक बार फिर बता देते हैं। फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटर जो विद्युत आगुल उत्पन्न कर रहा है उसमें पोल की संख्या पर और उसकी घूर्णन गति पर निर्भर करती है, और तीसरा कारक है कि फ्रीक्वेंसी समय अंतराल पर भी निर्भर करती है और समय अंतराल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न है कि वोल्टेज का आरएमएस मान क्या होता है। तो सबसे पहले आपको आरएमएस मान का पूरा नाम बता देते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है इसका पूरा नाम, यानी मध्य पद वर्ग मान। होता क्या है आरएमएस मान। तो एक आरएमएस मान की परिभाषा किसी मानक वोल्टेज से की जाती है, यानी डीसी का वह मान जो दिए गए समय में उतनी ऊष्मा, एसी का वह मान जो दिए गए समय में उतनी ऊष्मा उत्पन्न करता है जितनी कि इतने समय में डीसी उत्पन्न करता है, तो वो आपका आरएमएस मान कहलाता है। और आरएमएस मान ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है कि 0.707 इंटू वी मैक्सिमम, यानी एसी का जो पीक मान है किसी दिशा का, अधिकतम मान जो है उच्चतम मान जो है उसको हम 0.707 से गुणा कर दें तो वो हमारा आरएमएस मान कैलकुलेट हो जाता है, और ये साइन वेव के लिए होता है। खैर अगले तो ऑप्शन इसी तरीके के दिए गए थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 10वां कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की एक जो इकाई होती है वो तो है टेस्ला, यानी ये ए ऑप्शन सही है। ये जो वेबर इकाई होती है ये फ्लक्स की होती है, जबकि टेस्ला के अलावा फ्लक्स घनत्व की एक दूसरी इकाई और होती है और वो है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपको इस प्रश्न में ये भी दी गई थी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी दोनों इकाइयाँ सही है, क्योंकि टेस्ला और वेबर प्रति वर्ग मीटर दोनों इकाइयाँ सही थी। अब समस्या ये है कि प्रश्न में दिया नहीं गया कि किस तरह की इकाई है। तो टेस्ला और वेबर प्रति वर्ग मीटर वैसे बराबर ही होते हैं, इसलिए हम एमकेएस प्रणाली का उत्तर करते हैं, और एमकेएस प्रणाली में जो इकाई होगी वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगी। क्योंकि टेस्ला इसकी सीजीएस इकाई है इसलिए वो नहीं करेंगे, हालांकि दोनों ऑप्शन इसके सही है। अगला प्रश्न है कि पदार्थों का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है। पदार्थ का प्रतिरोध 3 कारकों पर निर्भर करता है, लंबाई पर और लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा है कटाक्ष क्षेत्रफल और क्रॉस सेक्शन एरिया के वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा है धातु का प्रकार या विशिष्ट प्रतिरोध या धातु की किस्म जिससे वो बना हुआ है। तो ए ऑप्शन लंबाई भी सही है, प्रतिच्छेदन के क्षेत्रफल भी सही है और पदार्थ भी सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न था कि 2 माइक्रो फैराड के कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा जाता है, कुल कैपेसिटेंस कितना होगा। यानी 2 माइक्रो फैराड के 4 कैपेसिटर है, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा है। आपको बता दें कि श्रेणी क्रम में कुल कैपेसिटी हमेशा घटती है, यानी कैपेसिटर अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उनकी कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है और घट जाती है। तो इनका जो सीटी मान ज्ञात करने का सूत्र है वो हो जाएगा C/N, यानी कितने कैपेसिटर है और एक कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है और कितने कैपेसिटर है। तो श्रेणी क्रम में कुल कैपेसिटी ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है C/N। C जो है वो है एक कैपेसिटर का मान, तो वो है 2 माइक्रोफेरड और कैपेसिटर की संख्या है वो है 4, तो उत्तर हो जाएगा 0.5 माइक्रोफेरड
तो इसका बी ऑप्शन कर देंगे। अगर यही प्रश्न आपका समांतर क्रम के लिए होता तो समांतर क्रम में कुल कैपेसिटी बढ़ती है। आपको बता दें कि जो कैपेसिटर होता है वो रेजिस्टर और इंडक्टर का जस्ट अपोजिट होता है। रेजिस्टर और इंडक्टर श्रेणी क्रम में बढ़ते हैं जबकि कैपेसिटर समांतर में बढ़ता है। तो 2 माइक्रोफेरेड के 4 कैपेसिटर अगर समांतर में होते तो इसका उत्तर 8 माइक्रोफेरेड होता और अपन ए ऑप्शन कर देते हैं। लेकिन ये श्रेणी क्रम में है तो कैपेसिटी घटेगी और कैपेसिटी 2/4 हो जाएगी, क्योंकि एक कैपेसिटी जो भी है कैपेसिटर की संख्या का उसमें भाग दे देंगे, तो बी उत्तर हो गया इसका। अगला प्रश्न है कि पीक कारक का अनुपात है। शिखर फैक्टर का मान पूछा गया है। पीक फैक्टर हम जानते हैं, तो पीक फैक्टर जो होता है वो होता है शिखर मान और आरएमएस मान का अनुपात, यानी पीक वैल्यू और उसमें हम आरएमएस वैल्यू का भाग दे दें तो वो अपना पीक फैक्टर कहलाता है। तो इसका ए उत्तर हो जाएगा कि शिखर मान से आरएमएस मान का अनुपात। साइन वेव के लिए इसका मान अनुपात फिक्स होता है, 1.414 होता है। 1.414 1.414 ना लिखें तो इसको √2 से भी दर्शाया जा सकता है। पीक फैक्टर की परिभाषा होती है शिखर मान बटे आरएमएस मान, यानी शिखर मान और आरएमएस मान का अनुपात है। ए ऑप्शन हो गया। और साइन वेव में इसका मान √2 यानी 1.414 फिक्स होता है। अगला प्रश्न है कि फ्लक्स घनत्व का मान क्या होगा जब फ्लक्स 5.5 माइक्रोवेबर और क्रॉस सेक्शन एरिया 6 × 10⁻³ वर्ग मीटर हो। तो आपको बता दें फ्लक्स घनत्व टेस्ला या वेबर प्रति वर्ग मीटर में होता है। तो फ्लक्स घनत्व जो होता है इसका प्रतीक बी होता है और ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है फ्लक्स बटे एरिया, यानी φ/a। जितना फ्लक्स है उसमें हमें एरिया का भाग दे देना है। तो प्रश्न में क्या हुआ कि कैलकुलेशन अलग तरीके से दे रखी है। जो फ्लक्स का मान है वो 5.5 माइक्रोवेबर है, तो जब माइक्रो शब्द हटाएंगे तो उसमें 10⁻6 लगाएंगे। और जो हमें क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया वो दिया गया है 6 × 10⁻³ तो अब अगर इस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो -3 से -3 अगर ऊपर कटवाएंगे तो -3 रह जाती है। इस -3 को एक बार छोड़ दीजिए। 5/6 को जब अपन हल करेंगे तो ये उत्तर हमारा पॉइंट में होगा। तो जब आंसर करेंगे इसका आप कैलकुलेशन करके देखिए। सूत्र दोबारा बता देता हूँ, फ्लक्स घनत्व बराबर φ/a, यानी फ्लक्स बटे एरिया। और जो आपको मान दे रखा है वो माइक्रो 10⁻⁻6 होता है और वो -3 है। ओवरऑल जब इसका आंसर अपन करेंगे तो इसका डी उत्तर आएगा और 917 माइक्रो टेस्ला अपन इसको लिखेंगे। 917 माइक्रो टेस्ला, क्योंकि अपन अगर 5.5 में जब 6 का भाग देंगे तो ये उत्तर 0.917 आएगा। तो इसकी 3 जीरो अगर देखें तो काउंट हो गई और 3 जो 10⁻³ पहले से ही थी, इसलिए टोटल -6 हो गई और अपन डी उत्तर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि एक ज्यावक्रीय धारा यानी साइन वेव करंट 14 मिली एम्पियर का आरएमएस मान है, इसका पीक टू पीक वैल्यू कितनी होगी। शिखर से शिखर मान पूछा गया है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि सबसे पहले तो आपको शिखर मान ज्ञात करना होगा, फिर हम जब उसको दोगुना करेंगे तो वो हमारा शिखर से शिखर मान होगा। तो आरएमएस मान से जब आपको धारा का पीक वैल्यू ज्ञात करनी हो, यानी धारा का जब हम शिखर मान ज्ञात करेंगे तो इसके लिए सूत्र होता है कि 1.414 × धारा का आरएमएस मान, यानी जो आरएमएस मान हमें दिया गया है उसको 1.414 से हम गुणा करेंगे और फिर जब उसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो वो हमारा पीक टू पीक वैल्यू हो जाएगी। यानी पीक टू पीक वैल्यू शिखर से शिखर मान ज्ञात करने के लिए आपको करना है 2 × 1.414 × 14 मिली एम्पियर जो आपको दिया गया था। तो ये जब कैलकुलेशन आप करोगे तो इसका ऑप्शन आएगा सी 39.6 मिली एम्पियर। सी ऑप्शन कर देंगे 39.6 मिली एम्पियर। उत्तर क्या था कि सबसे पहले हम शिखर मान ज्ञात करेंगे आरएमएस से, उसके लिए सूत्र होता है 1.414 × आरएमएस मान और फिर उसको दोगुना करना था, यानी 2 × 1.414 × 14। अगला प्रश्न है कि एक 400 माइक्रोसेकंड आवर्तकाल वाली एक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। आपको समय दिया गया है, फ्रीक्वेंसी पूछी है। अभी ऊपर के प्रश्न में हमने बताया था कि फ्रीक्वेंसी जो है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी अगर आपको फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है तो 1/, हम टाइम कर देंगे। और इस प्रश्न में जो हमें टाइम दिया गया है वो दिया है 400 माइक्रोसेकंड, तो 400 यहाँ रखेंगे, माइक्रो हटाएंगे तो 10⁻⁻6 होगी। अगर हम इस -6 को यहाँ ना रखें और ऊपर मल्टीप्लाई के लिए कर दें तो वो ऊपर जाकर +6 हो जाएगी। 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाती है, यानी कैलकुलेशन हमारे पास क्या बचेगी कि 10,000/4। तो उत्तर हल करेंगे इसका तो ये आ जाएगी 2500 हर्ट्ज
और बी उत्तर सही हो जाएगा। दोबारा बता देते हैं, फ्रीक्वेंसी समय अंतराल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपको सूत्र लगाना है कि फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम। जो टाइम आपको माइक्रो सेकंड में दिया गया था, इसके लिए आपको 10⁻⁻6 लगानी है। अगला प्रश्न है कि फॉर्म फैक्टर किन का अनुपात है। तो फॉर्म फैक्टर जो होता है वो आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात होता है, और इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा कि फॉर्म फैक्टर जो है वो आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात है। साइन वेव एसी के लिए इसका मान फिक्स है, 1.11 होता है। वर्गाकार एसी में इसका मान इकाई होता है, और त्रिभुजाकार एसी में इसका मान 1.15 होता है। सबसे अच्छा प्रश्न है फॉर्म फैक्टर का। आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात होता है। साइन वेव, स्क्वायर वेव और त्रिभुजाकार वेव तीनों के लिए इसका मान फिक्स होता है। अगला प्रश्न है कि एक हीटर 230 वोल्ट 10 किलोवाट पर है और एसी के समान दर पर दिया गया है। यानी ये हीटर जो है इसकी 230 वोल्ट की रेटिंग है और इसको एसी के हिसाब से रेटिंग दी गई है। समान दर का मतलब है एसी की रेटिंग दी गई थी इस हीटर को। तो प्रश्न पूछा गया है कि 230 वोल्ट मान किसको रेफर कर रहा है, यानी ये 230 वोल्ट जो है ये किसे संकेत कर रहा है। तो आपको बता दें कि मापी यंत्रों द्वारा मापा गया मान सदैव आरएमएस मान होता है। इस सप्लाई में 230 वोल्ट एसी है, ये हमें कैसे पता लगा होगा। तो हमने किसी वोल्ट मीटर द्वारा इसका मापन किया होगा, इसलिए किसी भी मापी यंत्र द्वारा दर्शाया गया मान सदैव आरएमएस मान होता है। तो ये 230 वोल्ट जो है ये सप्लाई की आरएमएस वोल्टेज है और इसका सी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये फर्मी लेवल ऊर्जा का मान होता है। ये वो ऊर्जा होती है जो एक इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में यानी संयोजी बंध से चालन बंध में किसी इलेक्ट्रॉन या कोई इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है या प्रवाहित होती है। तो ये एक तरह से आवेश के बराबर ही होती है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होती है। यानी आवेश के जैसा ही होता है, क्योंकि आवेश की तीसरा कार्य जो होता है वो मापा जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये इलेक्ट्रॉन द्वारा किए गए कार्य को मापने की इकाई है। एक तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें किए गए कार्य की मापने की इकाई कह सकते हैं, और वैसे कार्य जो होता है वो जूल में है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है और इसका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 HP कितने बराबर होती है। तो 1 HP में एक तो 746 वाट होते हैं और एक होता है 735.5 वाट। यदि इस HP के आगे मीट्रिक या ब्रिटिश कुछ लिखा होता तो उसी हिसाब से उत्तर देते कि 1 HP ब्रिटिश में 746 और मीट्रिक में 735.5, लेकिन इस प्रश्न में कुछ नहीं दिया गया और ऑप्शन दिया गया 1, इसलिए 746 वाट, सी उत्तर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि दाब की इकाई क्या है। दाब बार में भी मापा जाता है और पास्कल में भी मापा जाता है। तो इसका ए उत्तर होगा कि दाब की इकाई जो है वो पास्कल है। ये जो इकाई दी गई है एनएम न्यूटन मीटर, तो ये टॉर्क की इकाई है न्यूटन मीटर, और ये 2 इकाई दी गई है इसमें। और वैसे दाब की इकाई बार भी होती है और पास्कल भी होती है। और वैसे दाब जो है वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो केजी पर सेमी स्क्वायर में भी हो सकता है और केजी पर मीटर स्क्वायर में भी हो सकता है। वैसे दाब की 2 इकाई होती है, एक है पास्कल और दूसरा है बार में। अब दाब इसके पास्कल और बार दोनों इकाइयां जो है इसी में आपसे संबंध पूछा गया अगले प्रश्न में कि एक बार में कितने पास्कल होते हैं। तो एक बार जो होता है वो 100 किलो पास्कल के बराबर होता है। किलो पास्कल कह सकते हैं, यानी एक जो बार है इसमें 1,00,000 पास्कल होते हैं। तो ये अपना इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1,00,000 पास्कल जो है वो एक बार में होते हैं, उसके बराबर होते हैं। और अगला प्रश्न है कि एमएमएफ यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स, हिंदी में इसको चुंबक वाहक बल कहते हैं। ये वो बल होता है जो चुंबकीय बल रेखाओं को या चुंबकीय फ्लक्स को प्रवाहित कराता है। ये विद्युत वाहक बल के जैसा होता है वैद्युतिक सर्किट में, और इसको ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है N × I, यानी कि कितने टर्न उस कुंडली में लगे हुए हैं और उस कुंडली को हमने कितने एम्पियर की धारा से संयोजित किया। यानी एमएमएफ जो होता है वो N × I होता है या I × N कह दें। तो धारा की इकाई होती है एम्पियर और टर्न जो होंगे वो टर्न में संख्या में होंगे, इसलिए इसकी इकाई होगी एम्पियर टर्न, और सी उत्तर सही होगा। क्योंकि जो सूत्र है वो ये कि इसकी शॉर्ट में इकाई जो लिखते हैं वो होती है AT, यानी एम्पियर × टर्न। कुंडली को कितने एम्पियर की धारा दी गई और कुंडली में कितने टर्न थे। अगला प्रश्न है कि 1 मेगा पास्कल में कितने पास्कल होते हैं। तो हम सब जानते हैं जो मेगा यूनिट होती है इसमें 10⁶ होती है, यानी 10⁶ होती है मेगा का मतलब।
तो एक जो मेगा पास्कल है उसमें 10⁶ पास्कल हो जाएगा। ये पीएच जो है ये पास्कल की इकाई है। एक मेगा पास्कल में पास्कल पूछे गए थे, तो जैसे एक मेगा ओम में ओम पूछे जाते हैं ठीक वैसे ही होगा, तो 10⁶ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हुक का नियम के अंतर्गत उपयुक्त है। हुक का नियम की एक लिमिट होती है। हुक का नियम यंग प्रत्यास्था का नियम था, इलास्टिसिटी का नियम है कि एक सीमा के तहत खींचा जाए तो वो लंबाई में परिवर्तन हो जाता है और खींचा जा सकता है, वो हुक का नियम है। प्रत्यास्था गुणांक भी उसको कहते हैं। तो ये हुक का नियम जो लागू होता है वो इलास्टिसिटी लिमिट के अंतर्गत ही लागू होता है। ए ऑप्शन होगा। प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत लागू होता है, यानी वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी चीज़ को इतना खींचें कि वो अपनी लिमिट में रहे तो उसकी लंबाई में परिवर्तन आएगा, और वो परिवर्तन विकृति जो होगी उस तरह से विकृति के समानुपाती होता है। तो प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत हुक का नियम लागू होता है। आप इस इलास्टिसिटी लिमिट को जब क्रॉस कर जाते हो तो फिर हुक का नियम वहाँ पर लागू नहीं होगा।